Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed. IDMR paper 12 unit 2.3 different approaches and techniques of teaching mathematics and science. आइए इसको जानते हैं। यूनिट 2.3 डिफरेंट अप्रोचेज एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं वह मैथ के और साइंस के लिए अप्रोच के रूप में यूज़ की जाती हैं। आइए इन सबको जानते हैं। अब जानते हैं गणित की अप्रोचेज, गणित के उपागम। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर जोड़ कि जो ऐड होता है किस प्रकार से यह मैथ में सबसे ज़रूरी होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी भी गणितीय प्रतिक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके उपागमों को समझना आवश्यक है। अब यहाँ पर बताएगी कि अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो उसकी संरचना और उसके विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना सबसे ज़रूरी होता है ताकि हम उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पर आगे दिया गया है, आइए उसमें जानते हैं, जिसमें हम बच्चों को 1, 2 या बहुअंकीय जोड़ को सर्वप्रथम वस्तुओं या चित्रों के माध्यम से समझाते हैं और उसे जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब यहाँ पर बताया कि बच्चों को हम जो ऐड की प्रतिक्रिया करवाते हैं, जो प्रोसेस करवाते हैं, उसके अंदर अनेक प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं, जो फ्लैश कार्ड हैं वो यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम जैसे कि पत्थर है, कंचे हैं, इस प्रकार का जो मटेरियल्स हैं या गिनतारा है उसको भी यूज़ करते हैं बच्चों को ऐड की प्रतिक्रिया समझाने के लिए और जो ऐड का उपागम है उसको अच्छे से बच्चों के सामने एक्सप्लेन करने के लिए। ये यहाँ पर बताया गया कि और इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया, जो मूवमेंट है जिसके अंदर हम जो वस्तुएं और ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, जो चित्र यूज़ करते हैं, इसकी वजह से बच्चों के अंदर जो मोटिवेशन होता है वह होता है और उनके अंदर जो एक प्रेरणा मिलती है मैथ के प्रति, उनकी रुचि उत्पन्न होती है। सेकंड उपागम दिया गया है घटा या सब्ट्रैक्शन। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी बच्चे को गणित में घटाना सिखाने के लिए उसे हम अत्यधिक वस्तुओं में से कुछ कम वस्तुओं को छांटकर पूछेंगे और उसे उसका अर्थ भी समझाएंगे। अब यहाँ पर बताया कि अगर बच्चे को हमें मैथ का कॉन्सेप्ट सिखाना है कि किस प्रकार से मैथ को हम सॉल्व करते हैं घटा के रूप में, आइए इसको जानते हैं। अब यहाँ पर बताया कि बच्चे के लिए हम बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर मटेरियल है उनको एक स्थान पर रखेंगे और उसमें से कुछ उठाकर बच्चों को पूछेंगे कि यह क्या है। अब उसमें से बच्चा लेस और मोर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले बताना सीखता है। अब यहाँ पर जो लेस का जो कॉन्सेप्ट है अगर बच्चा उसको सीख जाता है तो उसका जो घटा का कॉन्सेप्ट है वो आराम से क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो बच्चों को सिखाना होता है, जो मोर और लेस का जो कॉन्सेप्ट है वह सिखाना चाहिए। उसके बाद बच्चे को किसी भी ऑब्जेक्ट या चित्र के साथ जोड़कर घटा के बारे में बताना चाहिए। जैसे अगर 4 एप्पल हैं और उसमें से 1 एप्पल आपने किसी को दे दिया है तो आपके पास रिमेनिंग 3 एप्पल रह गए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बच्चा इसमें बताएगा कि ये मोर है और ये लेस है। अगर बच्चा इस चीज़ में फ़र्क समझ जाता है तो उसके अंदर जो उसको सॉल्व करने की जो फीलिंग है, इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया अगर बच्चा सीख जाता है तो उसके अंदर घटा का जो कॉन्सेप्ट है वह बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। आइए इसमें अब जानते हैं 3 पॉइंट जो थर्ड उपागम है मैथमेटिक्स का, उसके बारे में जानते हैं। गुणा। गुणा का अर्थ होता है किसी वस्तु को उसके समरूप में तैयार करना। जैसे 3 × 6 = 18 प्राप्त होता है। यही प्राप्त अंक गुणनफल कहलाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, वह किस प्रकार से की जाती है। अब कोई भी वस्तु होती है वह उसका मल्टीपल रूप ही होता है जो उसको आंसर के रूप में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 3 × 6 = 18। अब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो 3 है उस 3 को 6 टाइम में अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास प्राप्त होता है वह उसका 3 टाइम की जो वैल्यू है, जो 3 की 6 टाइम की जो वैल्यू है वह उसकी इसके बराबर ही होगी। ये यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम किसी भी बच्चे को मैथ का जो मल्टीप्लिकेशन का जो टास्क अगर सिखाना चाहते हैं तो उसके अंदर हम सेम नंबर की सेम चीज़ों को जितने से आपको मल्टीप्लाई करना है उतने जगह पर आप उतने काउंटर्स या ग्रुप में उसको रख देंगे और फिर सबको टोटल करने के लिए बात करेंगे तो यह उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और इस प्रकार से बच्चे के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है या फिर
गुणा की प्रतिक्रिया है, कॉन्सेप्ट है, वह सीख अच्छे से जाता है। आइए अब जानते हैं यह उसके कई गुणा अस्तित्व को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर बताया कि जो मैथ का कॉन्सेप्ट होता है, मल्टीप्लाई का जो कॉन्सेप्ट होता है, वह बच्चे के अंदर इस प्रकार से विकसित कॉन्सेप्ट को विकसित करता है कि वह गुणा की प्रतिक्रिया को अच्छे से समझ जाता है और उसका जो अस्तित्व होता है, गुणा का अस्तित्व होता है, वह उसको प्रभावित करता है। उसको प्रभावित क्या करता है कि वह चीज़ों को मल्टीप्लाई करके लिखता है। जैसे 3 × 6 लिखता है तो इजिकल टू 18 आएगा। अगर वह 3 को ही 6 टाइम लिखेगा तो भी 18 आएगा। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट तरीका है वह उसको लिखने के लिए प्रेरित होता है और इस चीज़ से प्रभावित होता है। इन द फ्यूचर जैसे कि हम बड़ी क्लासों में देखते हैं तो इस प्रकार से हम जो सम्स हैं उनको सोल्व करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। 4 पॉइंट दिया गया इसके अंदर भाग कि किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। गणित का या गणित में भाग का महत्व समझाने के लिए अंकों को खंडों में विभाजित कर समझाया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो गणित है, गणित के अंदर अगर हम भाग का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा रहे हैं, उसके लिए जो हमारे नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल जो भी दिया गया उसको छोटे छोटे कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो भाग का गुणा का कॉन्सेप्ट होता है उसको आराम से सीख सकता है। आगे दिया गया इसके अंदर जो नया अंक प्राप्त होगा वह उसके संपूर्ण भाग का अस्तित्व होगा। अब यहाँ पर जो डिवाइड कर देने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वह उसके संपूर्ण अस्तित्व का या भागफल का रूप होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं 5th पॉइंट, सम संख्या। जिस संख्या या अंक में 2 का पूर्ण भाग चला जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। अब यह चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सम संख्या कौन कौन सी होती हैं, जो 2 से डिवाइड पूरा हो जाती हैं, वो सब की सब सारी की सारी सम संख्याएं होती हैं। मैथ में जब इस चीज़ को हम सिखाते हैं तो बच्चे को हम 2 की टेबल से या फिर 2 से पूर्ण रूप से भाग होने वाले सभी नंबर्स को हम सम संख्या कहते हैं, इस रूप में हम समझा सकते हैं। अब जानते हैं इसका 6 पॉइंट, विषम संख्याएं। जो संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित ना करे, उसके अंदर रिमेनिंग बच जाए तो उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं साइंस के उपागम किस प्रकार से जो विज्ञान है वह शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए उपयोगी होता है। आइए इसको जानते हैं। विज्ञान को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वैज्ञानिक उपयोगिता और उसके उपागम को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान के विभिन्न उपागम हैं। अब यहाँ पर बताया कि विज्ञान के बारे में समझने के लिए यह ज़रूरी होता है कि जो भी हमारी डेली रूटीन में चीज़ें होती हैं उनको किस प्रकार से यूज़ करते हैं और उनका किस प्रकार से निर्माण किया गया है। ये सब की सब जो जानकारियाँ होती है यह विज्ञान के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पर कुछ विज्ञान के उपागम दिए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। वैज्ञानिक तरीके से किया गया अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं पूर्ण ग्रहण से मुक्त होता है। अब यहाँ पर बताया कि जो विज्ञान के या रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी हम रिसर्च करते हैं, जो हम ऑब्जेक्ट को अध्ययन करने के लिए जो मेथड लगाते हैं, यूज़ करते हैं, वह पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव होता है, उसका वह डायरेक्ट वस्तु से संबंधित होता है। आइए अब जानते हैं इसका 2nd पॉइंट, निश्चयात्मकता। विज्ञान में किए गए अध्ययनों से निश्चयात्मकता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप इसमें विश्वसनीयता तथा वैधता का समावेश होता है। अब यहाँ पर बताया कि जो विज्ञान के रिसर्च होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसके अंदर अनेक प्रकार के जो रिसर्च किए जाते हैं उसमें अनेकों क्रिया की जाती हैं, जिसके द्वारा उसकी जो विश्वसनीयता है, उसकी वैधता है, वह सार्वभौमिक हो जाती है, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है और उसके जो प्राप्त परिणाम हैं वह भी संतुष्टिदायक होते हैं। अब जानते हैं इसका 3rd पॉइंट, आइए इसके बारे में जानते हैं। पुष्टिकरण, वेरीफाइएबिलिटी। विज्ञान अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों की पुनः जांच कर पुष्टि करता है। अब यहाँ पर बताया कि जो वैज्ञानिक अध्ययन है उनकी जांच करने के लिए अनेक प्रकार के जो रिसर्च है वो किए जाते हैं, और जब उन रिसर्च के द्वारा जो प्राप्त अंक होता है, जो प्राप्त मटेरियल होता है, वह पूर्ण रूप से वेरीफाई और ट्रस्टेड होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब दिया गया यहाँ पर
4 पॉइंट, आइए इसके बारे में जानते हैं। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। विज्ञान से प्राप्त परिणामों में सामान्यीकरण का गुण पाया जाता है, अर्थात उस तथ्य से संबंधित जानकारियाँ अलग अलग जगहों पर एक समान होती हैं। सामान्यीकरण का अर्थ तथ्यों के सार्वभौमिकता से होता है। अब यहाँ पर बताया है कि जब हम विज्ञान के अंदर अनेक प्रकार के रिसर्च करते हैं, उसके अंदर सामान्यीकरण करते हैं या जनरलाइजेशन करते हैं उसका, तो वह सभी जगह पर एक समान जो उसका रिजल्ट होता है वह प्राप्त होता है, जिसकी वजह से जो विज्ञान की जो सत्यता है या काबिलियत है वह सभी लोगों के लिए हितकारी होती है। विज्ञान का प्रयोग वगैरह होते हैं, उसके द्वारा जो प्राप्त परिणाम होता है वह सभी जगह पर एक समान होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता। और सामान्यीकरण का जो अर्थ होता है कि जो भी हमने प्रयोग किए हैं, रिसर्च किए, रिजल्ट प्राप्त किए हैं, उन सभी का जो परिणाम होता है वह हर जगह, हर स्थान पर, यूनिवर्सल लेवल पर एक जैसा ही प्राप्त होता है। 5 जानते हैं इसके अंदर, भविष्यवाणी क्षमता। आइए इसके बारे में जानते हैं। आज विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जिसकी भविष्यवाणी यथार्थ एवं सत्य होती है। अब यहाँ पर जो विज्ञान है उसके बारे में बताया गया है कि विज्ञान के द्वारा जो भी हम रिजल्ट या रिसर्च प्राप्त करते हैं या रिसर्च करते हैं, उनके बेसिस पर ही जो भविष्यवाणी की जाती है, जो किसी विषय के ऊपर टिप्पणी की जाती है, वह पूर्ण रूप से सत्य होती है। यह सब की सब जो विज्ञान के आधार पर, उसके रिसर्च के बल पर ही संभव हो पाता है। आगे दिया गया इसके अंदर, इसकी सहायता से किसी भी घटना के विभिन्न परिस्थितियों में प्रभाव को आंका जा सकता है। अब यहाँ पर बताया कि कोई भी सिचुएशन हो जिसके अंदर हम उसके पैरामीटर्स हैं उनका प्रयोग करके उसकी जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसके बारे में हम जायज़ा या अनुमान लगा सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो विज्ञान है वह भविष्यवाणी की क्षमता भी रखता है। इसके द्वारा हम पूर्व अनुमान लगाकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसका 6 पॉइंट, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। विज्ञान को जानने के लिए प्रयोग विधियों पर अत्यधिक बल देने की आवश्यकता है। प्रयोग से यह मालूम हो जाता है कि इस तथ्य की कितनी सत्यता है, यह एक वैज्ञानिक आधार ही है। अब यहाँ पर बताया कि जो प्रयोग है वह अनेक प्रकार के जो स्टेप्स हैं उनसे होकर गुजरता है। प्रयोगात्मक विधि होती है वह प्रयोग के द्वारा ही रिजल्ट प्राप्त करने पर बल देता है, और जो विज्ञान होती है वह सब की सब रिजल्ट के द्वारा या अनुमान के द्वारा, प्रयोग के द्वारा ही प्राप्त जो रिजल्ट होता है उसके ऊपर विश्वास करती है। और इसी तथ्य की सत्यता के कारण विज्ञान को आधार मानकर अनेकों जो प्रतिक्रियाएं हैं वो की जाती हैं, अनेकों रिसर्च हैं वो किए जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। आइए अब जानते हैं इसका 7 पॉइंट, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। विज्ञान को जानने के लिए निरीक्षण विधियों पर अत्यधिक बल देने की आवश्यकता है। निरीक्षण से यह मालूम हो जाता है कि इस तथ्य की कितनी सत्यता है कि यह एक वैज्ञानिक आधार ही है। अब यहाँ पर बताया कि जो निरीक्षण, जो ऑब्जर्वेशन की जाती है विज्ञान के जो रिसर्च के ऊपर, उससे पता लग जाता है कि यह किस हद तक जो तथ्य है इसका सत्य है और कितना इसके ऊपर जो वैज्ञानिक आधार है वह काम कर रहा है। इन सभी प्रकार के रिसर्च में जो निरीक्षण है वह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए अब जानते हैं 8 पॉइंट, निष्कर्ष, निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष यह साबित करता है कि परिणाम क्या है। अब यहाँ पर जो हमने लास्ट में कंक्लूजन निकाला है, इसमें यह हम देखते हैं कि जो हमने रिसर्च किया है, जो प्रैक्टिकल हमने किया है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसके द्वारा जो प्राप्त परिणाम है क्या वह सही है या नहीं है। इन सभी बातों के बीच में एक जो निष्कर्ष का जो पॉइंट आता है, जो यह बताता है कि परिणाम ठीक है या नहीं है, और परिणाम किस हद तक सफल हो पाया है और इसको हम किस हद तक प्राप्त कर पाए हैं। ये यहाँ पर जो विज्ञान है, विज्ञान का 8 उपगम है, उसको सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए अगर स्पेशल एजुकेशन में हेल्प रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।